हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। जी हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाने आए हैं सभी को हम। आप बेटा आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स के बेटा चैप्टर नंबर 3 की। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 बेटा नाम क्या है इसका? मुद्रा और साख। अब बेटा होता क्या है ये? सर मुद्रा को मनी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मनी। और बेटा जी क्रेडिट को कहते हैं अंग्रेजी में साख। अरे मेरा मतलब क्रेडिट को साख बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में क्रेडिट। बेटा जी जब बड़ी क्लास में आएंगे आप, जब हमारे बच्चे 10th के बाद 12th में आएंगे तो सेम चैप्टर पढ़ेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। 12th क्लास में सेम चैप्टर है, उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। और यहाँ पे नाम क्या है? मनी एंड क्रेडिट। यहाँ पे नाम क्या बेटा? यहाँ पे नाम है मनी एंड क्रेडिट। अब बात करते हैं सर कि मनी की आखिर जरूरत क्यों है, क्यों मनी को लाया गया? सर जो मुद्रा जो है, जो मनी है, इस मनी को लाया क्यों गया? एक जमाना था जिस जमाने में, जी हाँ, जिस जमाने में बेटा बार्टर सिस्टम फॉलो हुआ करता था। मेरी बात सुनो ध्यान से, चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन समझा दूंगा, बहुत ही बारीकी से। एक जमाना था जहाँ पर बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज हुआ करता था। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों है? जो कि करेंसी है, उस करेंसी की आवश्यकता क्यों है? सर वाटर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है वस्तु से वस्तु का ही लेन देन। मतलब अगर मेरे को आज जूता चाहिए, मतलब पहनने के लिए पैरों में जूते चाहिए, और आपको गेहूं की नीड है, तो अगर आपके पास गेहूं होंगे और मेरे पास जूते होंगे तो मैं आपको जूते दूंगा और आप मुझे गेहूं दोगे। भाई साहब आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की जरूरत हो और मुझे जूते की ज़रूरत है, तो मुझे जूते चाहिए मेरे को। कहने का मतलब ये है कि गेहूं और जूतों को लेन देन के लिए यहाँ हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। एक मैंने वर्ड बोला ना खतरनाक सा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो वर्ड है ना बेटा, यही आपकी डेफिनेशन का पार्ट बनेगा, 1 नंबर आपको दे के चला जाएगा। तो याद रखना, विनिमय का माध्यम मतलब मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मुद्रा मतलब कोई भी ऐसी चीज जो लेन देन करने के लिए हेल्प कर दे। जी हाँ, मैं ये तो कहना चाहता हूँ। कितनी जल्दी समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर याद रखना, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है वस्तु का वस्तु से लेन देन। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब भैया आप ये कहना चाहते हो कि वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वाटर सिस्टम को इजी बनाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। जी हाँ, और यही टॉपिक था जहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आखिर मुद्रा को लाने की आवश्यकता क्यों थी। आई मेरी बात समझ? तो चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि वस्तु विनिमय क्या होता है। क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वस्तु विनिमय क्या होता है। तो सर हमने पढ़ा कि वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इसके बाद एक टॉपिक है आपके चैप्टर में जिसका नाम क्या है? आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। जी हाँ, डबल कॉन्सिडेंस। ठीक है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का मतलब है कि मैं जो चीज़ बेचना चाहता हूँ, सामने वाला व्यक्ति वो चीज़ खरीदना भी तो चाहता हो। अगर ऐसा है, इसका मतलब इसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। आगे मेरी बात समझ? फिर हमने पढ़ा कि सर मुद्रा को लाने की आवश्यकता क्यों है और मुद्रा होती क्या है। तो मैंने कहा बेटा जी दोहरा संयोग यानी कि जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था, इसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। इसके बाद सर अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि बताओ मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, मतलब मॉडर्न फॉर्म ऑफ द करेंसी, मतलब करेंसी की जो मॉडर्न फॉर्म है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सर याद रखना, जो करेंसी की मॉडर्न फॉर्म है वो क्या क्या हो सकती हैं सर? वो हो सकती हैं, एक तो नोट। जी हाँ, आपने सुना होगा। क्या बेटा? नोट। जो आप नोट होता है 100 का नोट, 500 का नोट, सिक्के, ठीक है, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल, नेट बैंकिंग, यानी सर जितनी भी ये सुविधा हम आज की डेट में देखते हुए आ रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, ये सारी बातें। तो प्लीज़ बेटा आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो गलती से भी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये सब मत लिख देना। ये सब यूपीआई वर्ड के अंदर ऑलरेडी कवर हो गया। आगे मेरी बात समझ? सर बात करते हैं कि हम जो बैंक होती हैं उन बैंक का कार्य क्या होता है, बैंकों का काम क्या होता है। पहले आपको नॉर्मली समझा दूं क्लास 10th के अकॉर्डिंग। क्या समझा दूं बेटा? मैं आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं कि सर हमारे पास जो है
जो बैंक है ये आप मान के चलो फिलहाल दो टाइप की होती है बेटा। एक होती है सेंट्रल बैंक, कौन सी होती है? एक होती है सेंट्रल बैंक, और सर एक होती है कमर्शियल बैंक। कौन सी होती है बेटा? एक होती है कमर्शियल बैंक। सर सेंट्रल बैंक का मतलब होता है हिंदी में केंद्रीय बैंक। जी हाँ, केंद्रीय बैंक। बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक, बापों का बाप, बैंकों का बैंक है, अपेक्स बैंक है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। अच्छा सर ये सब क्यों बता रहे हो? अरे बेटा पूछ सकता है एग्जाम में कि बताओ बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक मेरे बेटे सेंट्रल बैंक को कहा जाता है, और सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। क्या नाम है बेटा? आरबीआई। जी हाँ, जो हर नोट पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक। यानी सर भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसको अपेक्स बैंक भी कहते हैं, यानी अपेक्स इंस्टीट्यूशन। हिंदी इंग्लिश के लिए सेम वर्ड यूज करते हैं वो। आ रही मेरी बात समझ? अब सर एक होती है कमर्शियल बैंक। जी हाँ, एक कौन सी होती है बेटा? एक होती है बेटा कमर्शियल बैंक। अब सर हमें ये सीखना है कि कमर्शियल बैंक कौन सी है। बेटा कमर्शियल बैंक का मतलब है हिंदी में इसे कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। यानी आपके आसपास जो भी आप बैंकें हैं वो सभी कमर्शियल बैंक के अंदर आती हैं। चाहे आपके घर के पास पीएनबी हो यानी कि पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे आपके घर के पास बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या फिर आपके घर के पास नॉर्मल इलाहाबाद बैंक हो या इंडियन बैंक हो, तो ये सभी बैंक इज कॉल्ड, बोलो बोलो, वेरी गुड। अरे वाह, आपको तो याद भी हो रहा है साथ साथ। इसी को कहते हैं क्या? वाणिज्यिक बैंक या फिर कमर्शियल बैंक। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा कि जो बैंकें हैं इन बैंकों का काम क्या है, बैंकों की फंक्शन क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ द बैंक, कि बैंक के क्या फंक्शन हैं। तो मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, बैंक के क्या काम है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा क्या लिखा हुआ है, यही पॉइंट को आपको समझाना है। सुनना बेटा ध्यान से। सर पहला पॉइंट है, बैंक का पहला काम है, जैसे ही आपके पास पैसा ज़्यादा है तो जाओ ना जमा करा के आ जाओ बैंक में। अरे भैया आपके पैसे जमा करती है, जी हाँ, अतिरिक्त जमा स्वीकार करती है बैंक, कैश डिपॉजिट करती है बैंक। ओके। और सर जब आपको ज़रूरत पड़ गई पैसों की तो बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करती है। उसी लोन को उधार कहा जाता है और उसी को साख कहा जाता है। आगे बात समझ, लोन एंड लाइबिलिटी, उधारी, साख। आगे बात समझ। सर इसके बाद थर्ड क्या है? और सुनो ना, जो आपने पैसा जमा किया था बैंक में, जो आपने बैंक में बेटा पैसा जमा किया था, उसको नाम पर उसको ब्याज भी आपको दे रही है। जी हाँ, बैंक का तीसरा काम क्या है बेटा? बैंक का तीसरा काम है बेटा, जो आपने कैश डिपॉजिट बैंक में किया था, उस बैंक को जो डिपॉजिट अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट देगी। क्या देगी बेटा जी? उस वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी। अच्छा सर मैं तीन काम तो समझ गया। आपने कहा मेरा पैसा जमा कर लेगी, आपने कहा जरूरत पड़ने मुझे लोन दे देगी, और आपने कहा क्या क्या? हमने कहा कि जो भी हमने जमा करे हैं पैसे उस पर इंटरेस्ट दे देगी, ब्याज दे देगी। इसके बाद जो लास्ट काम समझ लो इसका, ये वर्ड है डीडी। क्या क्या बेटा जी? वेरी गुड, डीडी। सर डीडी का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? वेरी गुड, डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि मांग जमाएं। सर मांग जमाओ का मतलब है जब मुझे मोटे अमाउंट की ज़रूरत है, यानी जब मुझे ज़्यादा पैसा बैंक से निकालना है, तो डीडी के थ्रू, जी हाँ, मांग जमाए के थ्रू हम बैंक के खातों में से, जो खाता धारक होता है, जो अकाउंट होल्डर होता है, जिसका अकाउंट होता है, वो अकाउंट वाला बंदा अपनी एक डीडी भर के यानी डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म भर के मोटा अमाउंट निकाल सकता है। लाखों की बात कर रहा है। आगे मेरी बात समझ। इसके बाद बेटा बात करते हैं आरबीआई के कामों की। जी हाँ, जो हमने अभी पढ़े वो नॉर्मल थे, जो हमने अभी पढ़े वो कमर्शियल बैंक के कार्य थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा रिजर्व बैंक के कार्य। जी हाँ, सुनना बेटा ध्यान से कि रिजर्व बैंक के क्या काम होते हैं। जी हाँ, ये वही बैंक है जो हमने बताई थी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, या फिर अपेक्स बैंक, या फिर बैंकों का बैंक। इसका मेन काम क्या है? ये मुद्रा जारी करती है। क्या करती है? जी हाँ, जो आपके हाथों में नोट है 100 की, 50 की, 200 की, 2000 की, यही तो नोट इसने जारी किए थे, इसने ही बंद करे थे, है ना। और सर ये क्या करती है? जो आपके पास पड़ोस में छोटी छोटी बैंक है ना, पीएनबी वगैरह, यूनियन बैंक हो गई मान लो, इस सभी बैंकों का जो रेट है, जी हाँ, जो इंटरेस्ट का रेट है, जो ब्याज की दरें
है यही डिसाइड करती है कि आपकी जमा पर कितना आपको ब्याज देना है। और अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो कितना ब्याज आपसे लेना है, कुछ ऐसा। आगे बात समझ। और सर बैंकों की राशि को अपने पास नगद के रूप में भी पहुंचाती है। मान लो कि बैंक में अब मैं पैसा जमा कराने गया, अब आप पैसा निकालने आए, मैंने जमा करी 10,000 रुपये, आप निकालने आ गए 20,000 रुपये, तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? अरे भैया आरबीआई ने ही उन छोटी मोटी बैंकों पर कुछ नगद ऑलरेडी पहुंचा रखा था। और हाँ, आरबीआई ये ना छोटी छोटी बैंकों पर ना क्या करती है, नज़र रखती है कि छोटी बैंक कैसे कार्य कर रही हैं। आगे बात समझ। और बेटा जी इसके बाद क्या है, यह सुनिश्चित करना होता है, जो ये आरबीआई होती है ना, ये चीज़ चेक करती है कि आसपास वाली जो बैंक है छोटी छोटी, ये धांधलेबाजी तो नहीं कर रही। धांधलेबाजी मतलब जैसे एक गरीब व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है, क्या वो सच में गरीब को ही लोन दे रहे हैं या अमीरों को लोन दे रहे हैं? अब बाकी सच्चाई आपको पता ही है, अमीरों को लोन ज़्यादा मिल जाता है, गरीबों को लोन कम मिलता है। और आपको इंटरेस्ट रेट भी पता ही होगा, नहीं पता जवान मूवी देख लेना। सर इसके बाद बताया गया है जो लायबिलिटी होती है, जो लोन होता है वो कितने तरह का होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक होता है बेटा औपचारिक, जी हाँ, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। सर फॉर्मल ऋण का मतलब है प्रॉपर बैंक से जाके लोन लेना, यानी बैंकों से लोन लेना, या CS ये मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों से लोन लेना। ठीक है, इनकी ब्याज दर भी कम होती है जो हम औपचारिक बंदों से लेते हैं ना उन्हें। और सर निम्न ब्याज दर का उधार लेने वालों की आय में वृद्धि, कहने मतलब भाई यही इनका ब्याज वगैरह ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर अनौपचारिक से लें तो हमसे ले लो, साहूकार से ले लो, या फिर जमींदार से ले लो, या फिर व्यापारी से ले लो, या फिर अपने किसी रिश्तेदार से ले लो। बाकी आपको पता ही है रिश्तेदार कैसे होते हैं। अब सर बात करते हैं अनिश्चित की और अधिक ब्याज की। इसका मतलब है कि जो आस पड़ोस के बंदों से लोन लोगे ना तो वो आपको ज़्यादा ब्याज पे देंगे, वो आपको ज़्यादा ब्याज पर देंगे, आपसे ब्याज ज़्यादा चार्ज करेंगे, है ना। और उनकी जो है अनिश्चित रहते हैं, मतलब कि नियमित नहीं होता, अधिक लोन लेते हैं। यही सारी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। और अपनों से लोगे तो जाल में फंस जाओगे। उसी जाल का नाम क्या बोला गया, ऋण जाल कहा गया। क्या कहा गया, ऋण जाल कहा गया। आ रही मेरी बात समझ। अब सर इसके बाद इस चैप्टर में क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं। इसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं। अगर आप लोन लेंगे तो लोन लेने की शर्तें क्या हैं, तो शर्तें वही हैं कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या बताया गया है कि ऋण की शर्तें क्या हैं। तो ऋण की शर्तों में 2-4 बातें बताई गई, सुनना ध्यान से, आप इसको पॉइंट बनाकर लिख सकते हो एग्जाम में। पहली बात क्या बताई गई कि ब्याज की दरें क्या हैं। फिर बताया कि समर्थ यानी कि जो ऋणाधार है, जो लोन लेने जा रहा है बंदा, उसके बारे में आवश्यक दस्तावेज चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, EMI क्या होगी, कैसे मैं पे करूँगा। सिंपल सी बात है यार, लोन लेने जा रहे हो तो ये बात तो पता होनी चाहिए ना आपको कि मुझसे कितना ब्याज एक्स्ट्रा लिया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जब मैं पैसा पे करूँगा तो भुगतान के रूप में क्या मैं कि मेरी किस्त बनेगी, कितनी EMI बनेगी, कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी। आ रही मेरी बात समझ। ये सारी बातें यहाँ पर बता होनी चाहिए। इसे कहते हैं ऋण की शर्तें, यानी क्या क्या कंडीशन है लोन लेने के लिए। इसके बाद बेटा याद रखना, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ऋण के प्रकार हैं वो नॉर्मली 3 बताए गए हैं। एक एजुकेशन लोन, एक होम लोन, एक एजुकेशन लोन, एक होम लोन, और एक नॉर्मल गाड़ी वाड़ी लेने का लोन। यानी गाड़ी वालों को बोला गया कार ऋण, शिक्षा वालों को बोला गया एजुकेशन लोन, और आवास वाला बोला गया होम लोन। आगे बात समझ। इसके बाद यार ऋण की आवश्यकता क्यों है? अरे भाई अगर मान लो आप किसान हो, अगर आप किसान हो तो क्या लोगे आप खेती बाड़ी के लिए बीज वगैरह लोगे। तो वही कहना चाह रहा है कि मान लो आपको बीज के लिए पैसों की ज़रूरत है, आपको खाद के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो सभी चीज़ें ही ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। आ रही मेरी बात समझ। यानी सर ये सभी मकान लेना है आपको, या फिर व्यापार करना है, या फिर पढ़ाई करनी है, तो उन सभी के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक है जी। इसके बाद बेटा इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है SHG। क्या नाम बोला मैंने कहा SHG। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, SHG क्या है। अब सर SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या मतलब है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। वेरी गुड,
स्वयं सहायता समूह। सर ये स्वयं सहायता समूह कुछ भी नहीं है, ये 15 से 20 लोगों की एक टीम है। क्या बोला मैंने? ये 15 से 20 लोगों की एक टीम है, एक समूह है, जो क्या कर रहे हैं, जो गांव के लोगों को, जी हाँ, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनको कुछ सहायता प्रदान कर रहे हैं। तभी इनका नाम क्या रखा गया? स्वयं सहायता समूह। यानी 15 से 20 लोग इकट्ठे हुए और वो लोग इकट्ठे होकर गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें वक्त आने पर उन्हें कर्ज दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं और उनसे ब्याज भी कम ले रहे हैं। ये वो लोग हैं। आ रही मेरी बात समझ? यानी कि सर अपने आप की खुद की हेल्प करने के लिए एक टीम तैयार की गई और इस टीम ने एक दूसरे में ग्रामीण इलाकों में हेल्प की। आगे मेरी बात समझ? तो सर इतनी सारी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 3 था। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा प्रश्नावली के, आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन स्क्रीनशॉट लेके इनके आंसर को अपनी बुक से सर्च करिए, एनसीईआरटी से ढूंढिए, गूगल से ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, लेकिन प्लीज़ इन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व आप कर लेना। एग्जाम में लोन वाला टॉपिक, ऋण के प्रकार वाला टॉपिक बहुत बार आया हुआ है इस चैप्टर से। मुद्रा की जरूरत क्यों है, ये आया हुआ है। 1-2 मार्क्स में वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, दोहरा सहयोग जो है आवश्यकताओं का, वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आ रखी हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने चैप्टर 3 कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 4 कराएंगे, जिसका नाम क्या होगा? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।